नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? तो चलिए, आज की जो क्लास होने जा रही है काफी शानदार होगी, काफी महत्वपूर्ण होगी। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन कि किस किस प्रकार से यूपी पुलिस क्वेश्चन पूछती है, या उसके आधार पर और आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ नए क्वेश्चन के बारे में भी देखेंगे। आज की जो क्लास का उद्देश्य है ना, आपकी वर्णमाला है कि आपकी वर्णमाला से संबंधित सभी के सभी डाउट क्लियर हो जाएं। सघोष क्या होते हैं, अघोष क्या है, या फिर महाप्राण, अल्प प्राण, किस वर्ण का उच्चारण किस अंग से होता है, मुंह के किस भाग से होता है, सभी के द्वारा यहां पर हम देखने वाले हैं। चलिए देखिए, पहला ही क्वेश्चन कितना शानदार पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पंचमा अक्षर किसे कहते हैं? अब ये तो आपके ऊपर है, ये तो आपके ऊपर है। आप इस प्रश्न को तोड़ो मरोड़ो कुछ भी करो, मुझे इसका उत्तर चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलेगा। देखिए, आज की क्लास में मैं कमेंट पर थोड़ा सा कम ध्यान दूंगा, आपकी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। चलिए जी, पंचमा अक्षर किसको कहते हैं? कोई पंचमा अक्षर उसको कहते हैं जो प्रत्येक वर्ग का, जैसे मैंने लिखा यहां पर का वर्ग, मैंने लिख दिया का वर्ग, या फिर मैंने लिख दिया यहां पर चा वर्ग। क्या लिख दिया? चा वर्ग। मैंने लिखा यहां पर टा वर्ग। क्या लिख दिया मैंने? टा वर्ग। मैंने लिखा ता वर्ग। मैंने क्या लिख दिया? ता वर्ग। और मैंने लिख दिया यहां पर पा वर्ग। क्या लिख दिया? पा वर्ग। अब इन इन व्यंजन के इन इन वर्ग के अंतिम व्यंजन को पंचमा अक्षर कहा जाएगा। जैसे का वर्ग का गुरुजी अंगा, क्या है? क ख ख ग अंगा, च छ ज ज अइया, ट ठ ड ढ ण, त थ द द न, प फ ब ब म। गुरु ये पांच होते हैं। क्या ये पांच होते हैं? पंचमा अक्षर, जो प्रत्येक वर्ग के पांचवें स्थान पर होते हैं। कितने स्थान पर? पांचवें स्थान पर। अच्छा जी, तो गुरुजी यहां से देखना भाई, यहां से किस में है ये? चलिए देखो, अंगा है, इया है, ड़ा है, ना है, मा है। चलिएगा, देखो यहां से का खा, तो ये तो इसको हटाओ, चा छा को हटाओ भाई, और क्या है यहां से पा फा, इसको भी हटाओ, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? गुरुजी बिल्कुल सटीक उत्तर होगा सी। जिन भी बच्चों ने सी दिया है, बिल्कुल। देखो, लगे लगे इसको भी समझ लो, लगे हाथों इसको भी निपटा लो। क्या का वर्ग का उच्चारण स्थान गुरुजी कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। का खा गा गा अंगा, किसके द्वारा? कंठ के द्वारा। बोल कर देखो, प्रैक्टिस करनी है आपको, प्रैक्टिकल करके देखना है। कैसे? क ख ग घ अंगा क्या होता है गुरुजी? कंठ के द्वारा। गुरुजी चा वर्ग, चा वर्ग की बात करूं तो गुरुजी तालु के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा? तालु के द्वारा। अगर मैं टा वर्ग की बात करूं तो गुरुजी मूर्धा के द्वारा। अब कई सारे बच्चे कहते हैं गुरुजी मूर्धा क्या होती है? जो बच्चे नए हैं उनको दिक्कत होगी, जो बच्चे पुराने हैं वो तो एकदम से उत्तर देंगे, वो तो एकदम से उत्तर देंगे। चलेगा, मूर्धा। आप बोलकर देखो, ट ठ ड ढ। क्या बोलकर देखोगे? ट ठ ड ढ। तो ये ट ठ ड ढ बोलने में जिस भी स्थान को जिह्वा टच करती है ना, उसको मूर्धा कह देते हैं। आसान भाषा में बताने की कोशिश करूं तो जो जिह्वा है ना, जो जीभ है, उसके सामने छत वाले भाग को कह देते हैं मूर्धा। जैसे एक मूवी थी, मुझको उसका नाम नहीं पता, उसमें सलमान खान जो है कैटरीना कैफ को तंगड़ी कबाब बोलना सिखाता है। क्या? तंगड़ी। क्या है? तंगड़ी। की जीभ को ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बोलना है आपको। तो भाई ये वही है, वही वाली मूर्धा है। अच्छा, तावर्ग। गुरु तावर्ग की बात करी जाए तो तावर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है क्या हो जाएगा? दंत। और पावर्ग का गुरुजी हो जाएगा ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। सभी को क्लियर है चीजें? चलिएगा, बिल्कुल क्लियर होंगी। आगे लेकर चलता हूं। देखो, आज की क्लास में आपको क्या करना है? आज की क्लास में आपको ईयरफोन लगानी है और अपने कानों में लगाकर चुपचाप से बैठ जाओ, चुपचाप सुनते रहो। चलिए कि गुरुजी आज क्या पढ़ा रहे हैं। देखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले आपको जानना चाहिए क्या है भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई। गुरुजी या तो विकल्पों में ध्वनि दिख जाएगा, या ध्वनि ना देकर कई बार वर्ण दे देगा। क्या दे देगा? वर्ण। अच्छा, इससे बड़ी इकाई गुरुजी क्या होती है? इससे बड़ी इकाई हो जाती है अक्षर। क्या हो जाती है गुरुजी? अक्षर। और अक्षर से बड़ी इकाई गुरुजी शब्द। क्या हो जाती है? शब्द। और शब्द का दूसरा नाम होता है पद। क्या होता है? पद। कई बार पूछा जाता है कि शब्द का दूसरा नाम या फिर इसका उपनाम बताइए। अच्छा गुरु, ये तो हमने सीख लिया, ये तो हमने जान लिया। अच्छा, शब्द से बड़ी इकाई गुरुजी पदबंध हो जाती है। क्या हो जाती है? पदबंध। और पदबंध से बड़ी इकाई यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर देखना,
पदबंध से बड़ी इकाई हो जाएगी आपकी उपवाक्य। क्या हो जाएगी? उपवाक्य। और उपवाक्य से बड़ी इकाई हो जाएगी वाक्य। क्या हो जाएगी? वाक्य। अच्छा देखो कुछ क्वेश्चन छापना जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। कैसे क्वेश्चन? चलेगा देखना। अगर कई बार पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, कौन सी इकाई पूछ ली मैंने? मौखिक इकाई पूछ ली। देखो मौखिक जो बोलकर बताई जाए, किससे? जो बोलकर बताई जाए। देखिएगा मौखिक की बात करूं तो गुरुजी मौखिक में तो ध्वनि आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ध्वनि। यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? ध्वनि। क्या हो जाएगा? ध्वनि। अच्छा अगर मैं यहीं पर पूछ देता हूं भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अब देखो पहले मैंने मौखिक पूछा था, अब पूछ लिया मैंने लिखित। यहां से देखना गुरुजी, लिखित आपने पूछ ली तो हम तो गुरुजी पता है आपने आज से लगभग 600 साल पहले हमको पढ़ा दिया था ये सब चीजें। चलिएगा क्या हो जाएगी गुरुजी? यहां से हो जाएगी वर्ण। क्या हो जाएगी? वर्ण। चीजें क्लियर है? अच्छा एक बार कई कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है? अब देखो सार्थक से मेरा तात्पर्य क्या है? सार्थक से मेरा तात्पर्य है जिसका अपना कोई अर्थ हो। अपना कोई अर्थ। गुरुजी देखना ध्वनि वर्ण अक्षर। हाँ गुरुजी अगर मैं शब्द कहता हूं ना तब उसका अपना अर्थ होता है। जैसे जैसे मैंने कहा राम, मैंने कहा राम, तो राम क्या है गुरुजी? एक शब्द है। तो राम का अपना एक अर्थ है। ये सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। सार्थक इकाई की बात करें क्या हो जाएगी? शब्द। क्या हो जाएगी? शब्द। चीजें क्लियर हैं? अच्छा भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य। क्या हो जाएगी? वाक्य। चीजें क्लियर हो रही हैं? चलिएगा देखो अब आप कहोगे गुरुजी शब्द और पद में फर्क क्या है? देखो अगर मैं कहूं, देखो यहां पर छाप रहा हूं, यहां से छापना। अब आपको कुछ नहीं करना है, नोट भी नहीं करना है। जो भी चीज अच्छी लगे उसको नोट करते रहना, अन्यथा ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। पूरी की पूरी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। चलिए देखना शब्द क्या है? शब्द। शब्द के बारे में कहूं गुरुजी तो जैसे आपने कहा राम, तो राम क्या है? एक शब्द है। राम को थोड़ा सा अच्छे लिखते हैं भाई। देखो राम क्या है? राम। तो क्या है? राम शब्द है। अच्छा अब देखना यहां पर देखिएगा, देखियो अब राम शब्द का मैंने एक वाक्य में प्रयोग किया, राम घर जा रहा है। मैंने एक वाक्य का प्रयोग कर दिया, राम घर जा रहा है। तो देखो राम का प्रयोग अगर मैं अकेला कर रहा था तब तो मैंने इसको शब्द कह दिया, लेकिन अब मैं इसको क्या कह दूंगा? अब मैं इसको पद कह दूंगा, क्योंकि अब मैंने इसका प्रयोग किसमें कर दिया है? शब्द, सॉरी माफी चाहूंगा, वाक्य में इसका प्रयोग कर दिया है। किसमें? वाक्य में। तो सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है तब तो हाँ करना, अन्यथा कहीं पर भी डाउट हो पूछ सकते हो, आपका स्वागत हो। चलिए जी भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो गुरुजी ये तो क्वेश्चन हम पढ़ ही चुके, जान चुके। भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने हर एक चीज देख ली। चलिए हमने हर एक चीज देख गुरु क्या होती है? शब्द व्यंजन स्वर वर्ण। गुरु वर्ण मिल गया, या तो वर्ण मिल जाता या फिर मिल जाता ध्वनि, तब बिल्कुल सही उत्तर होता। चलिए देखो अब आपको अगले प्रश्न के दर्शन कराए जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? य र ल व ये है, ये क्या है? अच्छा जी गुरुजी काफी कठिन सा सवाल है क्या? नहीं भाई आपके लिए नहीं है। कठिन सवाल उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, एग्जाम टाइम आने पर पढ़ते हैं। यकीन मानना जिस दिन यूपी पुलिस का फॉर्म आ गया ना, जिस दिन मैं एक्चुअल मॉक टेस्ट कराने लगूंगा ना, आप यकीन मानना एक एक प्रश्न को उड़ाओगे। या फिर यूपी पुलिस, मुझे यकीन है आप पर यकीन है गुरुजी को, यूपी पुलिस अगर अभी आज इसी समय क्वेश्चन पेपर पूछ लेना आपसे, तब आप उसको उड़ा दोगे। यकीन है, यकीन है। चलिए लेकिन हमको चूकना नहीं है। गुरु जी का उद्देश्य क्या है? फुल में से फुल। क्या है? फुल में से फुल। हिंदी में 37 प्रश्न आने हैं गुरु जी, एक को भी नहीं छोड़ना है, एक को भी नहीं छोड़ना है। ये कब संपन्न होगा? पीडीएफ जब आप पढ़ोगे, मेरे द्वारा दी गई पीडीएफ आप पढ़ोगे और क्लास में आकर लाइव प्रश्नों का उत्तर दोगे। देखो देखो लाइव क्लास में ना
अलग ही मजा आता है। क्यों गुरुजी, कैसे? एक तो सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो भी आपके डाउट है तुरंत की तुरंत क्लियर होते चलते हैं। कुछ भी डाउट है तुरंत हमसे जुड़े हुए हो पूछ सकते हो। अच्छा जी, य र ल व क्या है? य र ल व। देखो य र ल व की बात करें तो गुरुजी हम इसको पढ़ते हैं क्या, हम इसको वर्णमाला जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। क्या पढ़ते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन। अरे अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं, हमको कैसे पता? देखो अंत्यस्थ व्यंजन हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता, वो जिस प्रकार से लिखी जाती है उस प्रकार से बोली जाती है, उसी प्रकार से समझी जाती है। देखो अंत्यस्थ व्यंजन। अच्छा देखो व्यंजन गलत लिख दिया है, चलिए भाई कोई बात नहीं, इसको ठीक कर देंगे। अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन जिनका उच्चारण अंतः मन से होता हो। अंत्य मन से गुरुजी ऐसे कौन से वर्ण आ गए वर्णमाला में जिनका उच्चारण अंत्य मन से होता है? मैंने कहा एक या आ गया, रा आ गया, ला आ गया, वा आ गया, ये चार ही हैं भाई। कितने? चार ही हैं गुरु। ये तो हमने जैसे तैसे करके सीख लिया, लेकिन जो आपके व्याकरण थे या फिर जो मुनि थे, वो हमको चैन से बैठने देने का काम उन्होंने किया ही नहीं। कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ निकालते रहे, हमारी परेशानी बढ़ाते रहे। चलिए देखना, उन्होंने दूसरा कॉन्सेप्ट दे दिया गुरुजी। अगर आपने अंत्यस्थ आपने सीख लिया है, हमको पता चल गया कि एग्जाम में अंत्यस्थ आता है, अब हम ऊष्म देने लगेंगे। चलिए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं भाई? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुंह से ऊष्म, ऊष्म का अर्थ क्या है? ऊष्मा अर्थात गर्मी। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म वायु बाहर आती है, क्या कहलाते हैं? ऊष्म। जैसे एक होता है सीटी वाला सा, एक होता है षटकोण वाला सा, एक होता है सवाल वाला सा, एक होता है हा। गुरु ये चार होते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या हो जाते हैं? चार ऊष्म व्यंजन। अच्छा जी, मैंने बिल्कुल देख लिया। अब देखना, अब अगर मैं कहूं संयुक्त व्यंजन, क्या है? संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। अगर संयुक्त व्यंजन के बारे में आपको बताना है, देखना संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं गुरु जी? एक होता है छ, एक होता है त्रय, एक होता है गे, एक होता है आखिरी वाला, ये बच गया। ये क्या है गुरु? संयुक्त व्यंजन। बिल्कुल क्लियर है। अच्छा देखो यहां पर भी एक और चीज छापोगे, फटाफट से कमेंट में बोल दो। एक होता है आपका आगत व्यंजन। क्या होता है? आगत व्यंजन। गुरु जी अब ये कौन सी बला आ गई भाई? आगत व्यंजन कुछ नहीं है, ये दो होते हैं संख्या में। कितने होते हैं? दो। जैसे एक होता है जा, एक होता है फा, ये दो हो जाते हैं आगत व्यंजन। सभी को क्लियर है? गुरुजी एक और कौन सा होता है? एक होता है आपका उच्छिप्त व्यंजन। क्या होता है? उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन। अब गुरुजी ये कौन सी नई चीज आपने लिख दी? उच्छिप्त व्यंजन क्या है भाई? कुछ भी नहीं है आपके सामने, तो आपके सामने तो कुछ भी नहीं है, ये चलेगा। देखना उच्छिप्त व्यंजन। देखो उच्छिप्त व्यंजन की अगर बात करी जाए गुरुजी, दो होते हैं संख्या में, लेकिन दो कौन कौन से होते हैं गुरुजी? एक होता है डा के नीचे नुक्ता, एक होता है ढा के नीचे नुक्ता। अब गुरुजी इनसे हमको क्या काम, हमको क्या करना? यही नंबर दिलाएंगे आपको। कैसे? अगर मैं बात करूं आपसे कि ये दो है ना, ये दो है, अगर इन दोनों के बारे में बात करी जाए तो देखना इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। किसी किसी शब्द की, किसी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती, शुरुआत नहीं हो सकती। क्यों? क्यों गुरुजी? क्योंकि ये क्या है? ये कब प्रयोग किए जाते हैं? तो अपनी हिंदी, हिंदी जो भाषा है ना, माफी चाहूंगा। अच्छा चलिए माफी चाहूंगा। चलिए देखो, जो अपनी प्यारी राजभाषा है हिंदी, उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो उर्दू की तरह से उच्चारित होते हैं, तो उनके उच्चारण को अलग करने के लिए हम किन का प्रयोग करते हैं? उच्छिप्त व्यंजन का। इनका प्रयोग बीच में नहीं होगा, इनका प्रयोग, सॉरी माफी चाहूंगा, शुरुआत में नहीं होगा, बीच में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखना, आपने कई बार लिखा होगा लड़का। क्या लिखा होगा? लड़का। तो लड़का के बीच में डा के नीचे नुक्ता का प्रयोग किया है जी, किया है। तो अगर इनसे किसी शब्द की शुरुआत होती है तो शुरुआत में प्रयोग नहीं होगा। छोटी सी चीज आप याद रखोगे। अच्छा देखो य र ल व क्या है? बोले य र ल व क्या है? चलिए तो क्या है, हाँ जी भाई, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, कोई बात नहीं, चलिएगा। अब देखो यहां पर आपको देखना है क्या पूछा जा रहा है। यर अलावा क्या है? यार अलावा गुरुजी एक तो हमको पता चल गया अंत्यस्थ व्यंजन। क्या है? अंत्यस्थ। अब अंत्यस्थ के साथ साथ अल्प प्राण भी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा गुरुजी? एक और दो दोनों। क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। अच्छा देखो, कई सारे बच्चों को अल्प प्राण समझ में नहीं आया होगा, यहां पर समझ लेना, यहां पर समझ लेना भाई। अल्प प्राण देखिएगा, मैंने एक लिखा
अल्प प्राण, क्या लिखा मैंने, अल्प प्राण। एक कॉन्सेप्ट होता है गुरुजी महाप्राण का, क्या होता है, महाप्राण का, सभी को यहीं पर लपेट लेना। जिन भी बच्चों को नहीं आता है वो इन कॉन्सेप्ट को यहीं पर लपेट लेंगे। जैसे देखना अल्प प्राण, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। देखना, एक है अल्प, क्या है, अल्प जमा प्राण, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है गुरुजी। अल्प का अर्थ क्या होता है, अल्प का अर्थ होता है कम, और प्राण का अर्थ होता है वायु, क्या होता है, वायु। भाई ऐसे ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुंह से कम वायु बाहर आती है, क्या आती है, मुंह से कम वायु बाहर आती है, उनको कह देते हैं अल्प प्राण। अच्छा गुरुजी ये तो हमने सीख लिया, लेकिन पूरी की पूरी वर्णमाला में ऐसे कौन कौन से व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म वायु बाहर आती है। अच्छा जी आगे देखते हैं, देखिएगा अल्प प्राण। गुरुजी अगर मैं बात करूं प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है, याद रखोगे। और साथ के साथ जो आपके अंत्ययस्त व्यंजन होते हैं, जो अंत्ययस्त व्यंजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो भी अल्प प्राण होते हैं, याद रहेगा। जी हाँ गुरुजी बिल्कुल याद रहेगा, कैसे भूल जाएंगे। अच्छा अल्प प्राण समझ गए। अच्छा जी अब मैं आपको लेकर चलता हूं दर्शन कराने, किसके, देखिए भाई हम दर्शन करने चल रहे हैं महाप्राण जी के, किसके, महाप्राण जी के। अब महाप्राण जी हमसे हमारे सपने में आए थे और बोले कि हमारा निर्माण दो शब्दों से हुआ है, एक तो है महा और दूसरा है प्राण। अब महा का अर्थ क्या हो जाएगा गुरुजी, बहुत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत। और प्राण का तो अर्थ हम पिछले वाले में सीख ही गए, क्या होता है, वायु होता है, क्या होता है, वायु। भाई ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुंह से कम वायु बाहर, सॉरी माफी चाहूंगा, ज्यादा वायु बाहर आती है क्योंकि महा पढ़ रहे हैं ना। अच्छा गुरुजी अब देखना, महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा, महाप्राण हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और जुड़ता है भाई, एक कौन सा जुड़ता है, देखना, एक जुड़ता है इसमें जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म वायु बाहर आती है, वो भी होते हैं महाप्राण, क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। अभी अभी पढ़कर आए ना ऊष्म व्यंजन। चलिए कौन कौन से होते हैं गुरुजी, सीटी वाला सा है, षटकोण वाला सा है, सवाल वाला सा है, हा है, ये सभी क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ये भी इसमें जुड़ते हैं। चलिएगा तो हमने अल्प प्राण महाप्राण को देखा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा गुरुजी, ये तो अंत्यस्थ है, अंत्यस्थ भी है, अल्प प्राण भी है। एक और दो हमने कर दिया, बिल्कुल सही उत्तर। आगे चलिए, आगे आगे मैं आपको लेकर चलता हूं, आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं। आगे वाले प्रश्न आपसे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है। तो अभी अभी पढ़कर आए ना अघोष वर्ण क्या होता है। अच्छा अघोष नहीं पढ़ा है क्या अभी तक आपने, नए बच्चों ने तो नहीं पढ़ा होगा लेकिन पुराने बच्चों ने बिल्कुल पढ़ लिया होगा। चलिए देखो जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा सा अपना फोकस यहाँ पर केंद्रित करेंगे। चलिए देखिएगा क्या है अघोष, क्या है गुरुजी, अघोष। अब अघोष के बारे में बात करी जाए, अघोष नाम से ही क्लियर है, कैसे, जैसे देखो अघोष दो शब्दों से मिलकर बना है, अ जमा घोष। अगर आपने ये चीज सीख ली ना कि शब्द का अर्थ क्या है, तब उत्तर आ गया, तब उत्तर आ गया। 90% जंग तो हमने वहीं जीत ली, अगर आपको शब्द का अर्थ पता है। जैसे देखो अघोष, अ का होता है ना, क्या होता है, ना अथवा नहीं आप कर सकते हो। और घोष का अर्थ क्या होता है गुरुजी, कंपन, क्या होता है, कंपन। भाई कोई अपनी वर्णमाला में ऐसे भी वर्ण है जिनके उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, कहाँ होता है, स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन, क्या होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जैसे गुरुजी कौन कौन से हैं ऐसे, अच्छा अच्छा स्वर तंत्रियों में कंपन, अरे भाई ना है तो नहीं होता, क्या है, नहीं होता, कंपन, कंपन नहीं होता। जी हाँ गुरुजी एकदम से क्लियर होगा क्योंकि ना के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो नहीं हो जाएगा। अच्छा जी देखो कौन कौन से हैं गुरुजी, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होगा क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अघोष। क्या पूछा है, अघोष पूछा है। देखो क ख, गुरुजी हमको पहले में ही उत्तर मिल गया, क्या, पहले में का खा भी होता है, च छ भी होता है, टा 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 वर्ग का पहला ही वर्ण है ना गुरुजी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा जब इसको पढ़ ही लिया है साथ के साथ सगोश को भी लपेट लो भाई। अभी देखना सगोश क्या है, सघोष। अच्छा जी सगोश गुरुजी देखना, स
जमा घोष, क्या है, स जमा घोष। अर्थात यहां देखोगे, देखना, सा का मतलब हाँ, क्या है, हाँ या फिर साथ में। घोष का अर्थ होता है कंपन, क्या होता है, कंपन। और सा का साथ में, क्या है, साथ में। ऐसे ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। लिख दूं क्या, लिख दूं क्या, या फिर समझ पाओगे? जी हाँ, आप समझ लोगे, मुझे पूरा यकीन है। देखना कौन कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक प्रत्येक किसके, प्रत्येक वर्ग के क्या होते हैं गुरुजी, सघोष। अब कई बच्चे इसको घोष भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, घोष। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, सभी स्वर, क्या है, सभी स्वर क्या होते हैं गुरुजी, घोष होते हैं। क्या होते हैं, घोष होते हैं, याद रखना, गलती नहीं करनी है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उसे क्या कहते हैं? देख लो भाई, वही क्वेश्चन पूछ लिया, अधिक वायु निकल रही है मुख से, अधिक वायु। चलिए देखो, महाप्राण में निकलेगी, अल्प प्राण में निकलेगी, या फिर अघोष में, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, महाप्राण है, अल्प प्राण है, सघोष है, सॉरी अघोष है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, देखो, महाप्राण। गुरुजी आपने इसका अर्थ बताया था, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है महा, एक है प्राण, क्या है, प्राण। अब यहां पर गुरुजी हम देखेंगे, देखना, महा का अर्थ क्या होता है, बहुत, क्या होता है, बहुत। और प्राण का अर्थ होता है वायु, क्या होता है, वायु। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह से अधिक वायु बाहर आती है क्या कहलाते हैं गुरुजी? वो कहलाते हैं आपके बड़े प्यारे से वर्ण महाप्राण। क्या महाप्राण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है क्या कहलाता है, महाप्राण। साथ की साथ, साथ के साथ जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने हैं गुरुजी? 4 हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये भी कहलाते हैं आपके महाप्राण। अल्प प्राण, अच्छा, अल्प जमा प्राण तो मतलब कम वायु जिनके उच्चारण बाहर आए। एक प्रकार से यहीं पर सीख लेना। देखो, अगर मैं कहूं प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्प, अल्प प्राण कहलाएगा। और साथ की साथ जो आपके अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, कौन से व्यंजन? अंत्यस्थ व्यंजन जो कि 4 होते हैं, कौन कौन से? य, र, ल, व। ये भी क्या कहलाते हैं गुरुजी? अल्प प्राण कहलाते हैं। माफी चाहूंगा, सॉरी। चलिए जी। अच्छा, अब देखिएगा इसका सही उत्तर, अधिक वायु बाहर आती है गुरुजी तब तो महाप्राण हो जाएगा। तब तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तब तो इसका सही उत्तर एकदम से हो जाएगा महाप्राण। आगे लेकर चलते हैं, आगे चलिएगा। निम्न इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, अल्प प्राण पूछा गया है, आपको बताना है। चलिएगा, इस क्वेश्चन को तोड़ो मरोड़ो कुछ भी करो, मुझे इसका उत्तर चाहिए। क्या चाहिए? उत्तर। क्योंकि गुरुजी कई बार बता चुके हैं कि अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण अर्थात जिनके उच्चारण में कम वायु बाहर आती है, अल्प प्राण। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होता है, साथ के साथ अंत्यस्थ व्यंजन भी होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन भी होते हैं, जैसे य, र, ल, व। ये 4 होते हैं। चलिएगा, देखो, पा क्या है गुरुजी? पा वर्ग का पहला ही व्यंजन है, ये ही अल्प प्राण निकल गया। भाई पहले ही में ही उत्तर मिल गया, पहले में ही उत्तर मिल गया। देखो, पा वर्ग की बात करी जाए, पा वर्ग, पा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं गुरुजी? प, फ, ब, ब, म। अरे गुरुजी आपने ये क्या बोल दिया? देखो, प, फ, ब, भ, म। 5 व्यंजन आ गए गुरुजी। अच्छा जी, अब देखो, हमने पढ़ा था पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। तो देखो, या तो पहला या तीसरा या फिर पांचवा जो वर्ण होगा क्या कहलाएंगे? ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। गुरुजी ये भी ठीक है, आपने बिल्कुल सही जानकारी दे दी। अगर मैं कहूं दूसरे और चौथे की, अगर मैं कहूं दूसरा और मैं कहूं चौथा, क्या है, चौथा, ये क्या कहलाएंगे गुरुजी? ये कहलाएंगे महाप्राण। क्या कहलाएंगे? महाप्राण। चीजें क्लियर हो रही हैं? देखो, ये कहलाएंगे आपके, ये कहलाएंगे आपके महाप्राण। क्या कहलाएंगे? महाप्राण। जी हाँ गुरुजी, एकदम से क्लियर है। चलिएगा, अच्छा, 6 का उत्तर मिल गया हमको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने है। देखो, स्वरों का उच्चारण स्थान कई बार पूछा जाता है, मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन कई सारे बच्चे नए हैं, नए बच्चों को दिक्कत होगी। चलिएगा, देखना, यहां पर अगर स्वर, मैंने लिख दिया स्वर, स्वर का उच्चारण स्थान,
स्वर का उच्चारण स्थान। अच्छा जी, अब गुरुजी आपने तो लिख दिया है स्वर का उच्चारण स्थान, लेकिन हम कैसे याद करेंगे? चलिए भाई हम याद कराते हैं। देखो छोटा आ और बड़ा आ, थोड़ा मैं आपको बचपन की ओर लेकर चलता हूँ। छोटा आ बड़ा आ पढ़ते हैं, चलेगा। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई। अरे गुरुजी बिल्कुल सही है। अच्छा छोटा ऊ बड़ा ऊ, अच्छा गुरु ये भी सही है। मूर्धा गुरुजी ये भी सही है। हम तो सीख गए, हम तो हमारी तो बचपन की यादें ताजा हो गई। क्या हो गई? बचपन की यादें ताजा हो गई। छोटे आ और बड़े आ का जो उच्चारण स्थान होता है, क्या होता है? यहां से देखना, ये कंठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। अच्छा छोटी ई और बड़ी ई का बोल कर देखो, छोटी ई ई गुरु तालु के द्वारा होती है। किसके द्वारा? तालु के द्वारा। अच्छा छोटे और बड़े ऊ ये होते हैं ओष्ठ के द्वारा। किसके द्वारा? ओष्ठ के द्वारा। अच्छा रे से ऋषि गुरुजी ये होता है मूर्धा के द्वारा। किसके द्वारा? मूर्धा के द्वारा। सभी के सभी क्लियर हो गए? नहीं गुरुजी अभी कैसे क्लियर हो गए? अभी तो कुछ तो आपने छोड़ दिए। अच्छा भाई छोड़ कौन कौन से दिए हैं देखना, एक छोटी ए और बड़ी ए ये बच गए, एक बच गया छोटा ओ और बड़ा ओ। क्या बच गया? छोटा ओ और बड़ा ओ। इनका उच्चारण स्थान देखना है, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज देखनी है। क्या देखनी है? चलेगा। देखो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, मैं यहां पर एक साइड में लिख कर बताता हूं ताकि उनको आपको समझने में आसानी हो जाए। जैसे देखना, एक होता है संयुक्त स्वर। क्या होता है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर के बारे में अगर बात करी जाए तो यहां से देखिएगा, संयुक्त स्वर जैसे अगर छोटे आ का योग छोटी ई के साथ होता है गुरुजी, छोटी ए बन जाती है। अगर छोटे आ का योग इसी छोटी ए के साथ होता है तो क्या बन जाती है? बड़ी ए बन जाती है। अगर इसी छोटे आ का योग छोटे ऊ के साथ कर दूं तो छोटा ओ बन जाता है। और इसी छोटे आ का योग अगर मैं इसी छोटे ओ के साथ कर दूं तो क्या बन जाता है गुरुजी? बड़ा आओ बन जाता है। क्या बन जाता है? बड़ा आओ। चीजें क्लियर हैं? अगर चीजें क्लियर नहीं है तुरंत पूछ लेना, ठीक है ना? चलेगा। ये क्या होते हैं गुरु? संयुक्त स्वर होते हैं चार। कौन कौन से? छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ बड़ा ओ, चार हो जाते हैं। आगे चलिएगा, आगे देखना है। देखो यहां पर देखना, यहां पर हमको क्या बताना है? छोटी और बड़ी है। लेकिन अभी अभी तो गुरुजी आपने बताया जो छोटी ए है छोटे आ और छोटी ए के निर्माण से बनी है। अच्छा चलिए भाई मैंने आपकी बात सच मान ली, मैंने आपकी बात सच मान ली। आपकी बात कैसे झुठलाई जा सकती है? छोटा गुरुजी कंठ के द्वारा बोला जाता है, अभी अभी हम पढ़ा है छोटा कंठ के द्वारा बोलते हैं। छोटी ई, छोटी ई गुरुजी अभी अभी तो बताया तालु के द्वारा बोली जाती है। चलिए गुरुजी हाँ भाई मैंने मान लिया। तो छोटी ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? चलिए भाई कुछ नहीं, तालु और कंठ। क्या है? कंठ जमा तालु। क्या है? कंठ जमा तालु। तो इसी को कंठ तालव्य स्वर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कंठ तालव। इसी प्रकार से देखिएगा छोटा ओ और बड़ा ओ। अच्छा गुरुजी अभी अभी तो पढ़ा है छोटा ओ किससे बना है? ये बना है छोटे आ से और छोटे ऊ से। अच्छा छोटे आ का गुरुजी क्यों मजाक कर रहे हो? कंठ के द्वारा होता है। छोटा ऊ गुरुजी ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा? ओष्ठ के द्वारा। अच्छा तो छोटे ओ और बड़े ओ का क्या हो जाएगा? यहां से देखना, यहां पर हो जाएगा कंठ जमा ओष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठ जमा ओष्ठ। अच्छा कंठ जमा ओष्ठ क्या हो जाएगा? कंठ जमा ओष्ठ करना है। अब हमको क्या करना है गुरुजी? इनका उच्चारण स्थान मिल गया, संयुक्त स्वर हमने सीख लिए, सभी के सभी स्वर के बारे में उच्चारण हमने सीख लिया, सभी के बारे में सीख लिया। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने सभी का उच्चारण स्थान सीख लिया। अच्छा चलिए अब देखते हैं अगले। अच्छा देखो इस प्रश्न का उत्तर हमने दिया था क्या? हाँ, इनमें से छोटे ओ का, बोले छोटा ओ तो अभी अभी तो हमने पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है कि छोटा ओ बनता है छोटे आ और छोटे ऊ से। और छोटे आ का उच्चारण स्थान गुरुजी कंठ होता है और छोटे ऊ का होता है ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा गुरु? कंठ ओष्ठ कहीं पर है? जी हाँ गुरुजी विकल्प नंबर ए में ही मिल गया कंठ ओष्ठ। क्या मिलेगा? कंठ ओष्ठ, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलेगा। अच्छा देखो दंत्य ओष्ठ क्या है? दंत ओष्ठ तो कुछ होता ही नहीं है। मूर्धा के द्वारा पूरा रे से ऋषि बोला जाता है स्वर में, और पूरा पूरा टा वर्ग बोला जाता है मूर्धा के द्वारा। तालु के द्वारा छोटी ई बोली जाती है, बड़ी ई बोली जाती है, और साथ के साथ क्या बोला जाता है? साथ के साथ आपका तालु के द्वारा चा वर्ग बोला जाता है पूरा का पूरा। कौन सा वर्ग? चा वर्ग का उच्चारण होता है। आगे आगे लेकर चलता हूं, चलिएगा आगे चलते हैं। चलिए गा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? गा का उच्चारण स्थान बताइए, गा का उच्चारण स्थान क्या होता है? अच्छा कोई ऐसा बच्चा है जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही?
भाई सभी को आ रही होगी, बिल्कुल प्रॉपर आ रही होगी, चलेगा। क्योंकि गुरुजी थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, क्यों धीरे बोलने का एक कारण है, गुरुजी का गला बैठा हुआ है, सर्दी हो रही है, फीवर भी कल आया था। चलिए कोई बात नहीं। चलिए गा का उच्चारण स्थान क्या होता है गुरुजी? अभी अभी तो आपने बताया था गा माफी चाहूंगा, देखना गा, गा किस में आता है गुरुजी? का वर्ग में आ जाता है गा। किस में आ जाता है? का वर्ग में। का वर्ग का देखना, क ख ग घ, का ग घ अंगा का। चलिए थोड़ा सा इधर लिखते हैं ताकि पूरे के पूरे व्यंजन आ जाएं। का वर्ग। चलिएगा, देखो यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं मैं। चलिएगा, देखो का, ख, ग, घ, अंगा, ये आ गए भाई पांचों व्यंजन। अच्छा गुरु जब ये ही बता दिया है तो बाकी के सभी भी बता दो। चलिए भाई जैसे आपकी मर्जी। एक होता है चा वर्ग, क्या होता है चा वर्ग? अब चा वर्ग देखोगे गुरु, च, छ, ज, छ, क्या है? च छ ज ज अणगा, ड़ा, टा वर्ग देखना, टा वर्ग, ट, ठ, ड, ड़। अरे भाई ठीक है ना, थोड़ी सी कंफ्यूज होंगे, कोई बात नहीं, चलिएगा। ये हो गया। अच्छा गुरु एक और भी तो होता है ता वर्ग का, होता है कौन सा होता है? ता वर्ग। अच्छा जी आगे चलना, त, थ, त, थ, ता। एक होता है पा वर्ग, कौन सा हो जाता है? पा वर्ग। पा वर्ग गुरु जी, प, फ, भ। गुरुजी ये हो गया, ये हो गया भाई। जी हाँ गुरुजी एकदम से सटीक उत्तर आपने दिया है। अच्छा जी देखना, अब देखना हमसे पूछा क्या गया है, गा वर्ग का, गा का उच्चारण स्थान, तो पूरा का पूरा जो, देखो यहां पर देखना, का वर्ग गुरुजी कंठ के द्वारा बोला जाता है, सभी के वर्ण, ये बोला जाता है तालु के द्वारा, ये बोला जाता है आपके मूर्धा के द्वारा, किसके द्वारा? मूर्धा के द्वारा, और ये पूरा बोला जाता है दंत के द्वारा ता वर्ग, और ये बोला जाता है ओष्ठ के द्वारा, किसके द्वारा? ओष्ठ के द्वारा, किसके द्वारा? ओष्ठ के द्वारा। देखना यहाँ पर गा का उच्चारण स्थान गुरुजी क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ, बिल्कुल सही उत्तर। आगे चलिए, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से दंत वर्ण है, दंत वर्ण के बारे में जानकारी मांग ली गुरुजी। दंत वर्ण ता वर्ग होता है, कौन सा होता है? ता वर्ग आता है दंत में। अब देखना ता वर्ग में कौन कौन सा आ जाए गुरु? ताई मिल गया, ताई मिल गया, क्या हो जाएगा? शीश का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा जी देखो मैं आपको थोड़ा सा बचपन की ओर लेकर चलता हूं। कैसे? बचपन में हमने पढ़ा था छोटा आ, बचपन में हमने पढ़ा था बड़ा आ, बचपन में हमने पढ़ी थी छोटी ई, हमने पढ़ी थी बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा औ। ये भाई ये क्या होते हैं गुरुजी? ये होते हैं 11 स्वर। क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं गुरुजी? 11 होते हैं अपनी वर्णमाला में। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अच्छा गुरुजी मैंने आपकी बात मान ली। अब देखना यहां पर, एक, दो, तीन, अब गुरुजी एक और कौन सा रह गया? एक और कौन सा रह गया? देखना ये रह गया भाई। चलो मैं इसको भी लिखने की कोशिश करता हूं, यहीं पर इसको लिख देते हैं, क्योंकि ये फिर बुरा मान जाता है। क्या है? ये फिर बुरा मान जाता है भाई। चलिए अब देखिएगा, अब देखो कितने हो गए भाई? मैंने मैंने एक दो तीन चार पर गोला कर दिया। अब जिन जिन पर मैंने इस, देखो यहां पर देखना, जिन जिन पर मैंने इससे गोला किया है वे क्या है? वे हैं आपके मूल स्वर। क्या है? मूल स्वर। क्या है? मूल स्वर। मूल स्वर के साथ साथ ह्रस्व स्वर है। क्या है? ह्रस्व स्वर। अच्छा गुरु ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा देखिएगा, अब मैं करता हूँ व्हाइट से, तो व्हाइट से करिए, येलो से करते हैं। देखिएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी आय, छोटा ओ, बड़ा औ। पूरे जिस पर हमने येलो से गोला किया है वो क्या है? वो है आपके दीर्घ स्वर। क्या है? वो है आपके दीर्घ स्वर।
क्या है, दीर्घ स्वर। मूल और ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4, इनकी संख्या होती है 7, टोटल 11। गुरु जी स्वर समाप्त, क्या है, स्वर समाप्त। अच्छा देखो, स्वर में भी कई सारे अलग अलग भी होते हैं। विव्रत होता है, संवृत होता है, अर्ध संवृत, अर्ध विव्रत। ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको भी देखेंगे अभी के अभी। अभी आपको बताना है, देखो मेरा उद्देश्य क्या था ये सब बताने का, कि कौन से स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती। अब आपको बताना है किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। देखो, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। छोटे आ की कोई भी मात्रा नहीं होती, याद रखिएगा इस चीज को। छोटे आ की कभी भी कोई मात्रा नहीं होती। अच्छा, मात्रा कहाँ से शुरू होती थी, बड़े आ से कुछ इस प्रकार से होती थी, बड़े आ। छोटी ई की कुछ इस प्रकार होती थी, बड़ी ई की कुछ इस प्रकार, छोटे ऊ की इस प्रकार, बड़े ऊ की इस प्रकार। तो इस प्रकार से हमने मात्रा पढ़ी है ना। जी हाँ गुरु जी, बिल्कुल पढ़ी है। चलिएगा, तो जी हाँ, किस स्वर की, कौन से स्वर की, चलिए मैंने पूरा लिख दिया, कौन से स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अरे दो दो बात ही हो गया क्या, चलिएगा। हाँ जी, आगे चला जाए, आगे लेकर चलता हूं आपको, चलिएगा। चलिए, अब आपको बताना है 6 वर्ण किस किस के योग से बनता है। देखो, यहां पर आपको क्या करना है, इन सभी के नीचे हलंत लगाना है। क्या लगाना है, हलंत। मतलब क्या कि स्वर रहित। हलंत हम प्रयोग कब करते हैं, जैसे मैंने लिखा का में क्या है, आप बोल कर देखो का। तो का जो उच्चारण है स्वर की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। देखिएगा, का। अब बोलकर प्रैक्टिकल करो, का क्या है, का। तो का उच्चारण में आप महसूस करोगे कि अंत में आ की ध्वनि आती है, का क्या है, का। तो यहां पर अगर मैं इसमें से आ निकाल दूं तो इसके नीचे हलंत और फिर आ जाएगा आ, क्या आ जाएगा, आ। चलिए गई। 6 वर्ण किसके योग से बनता है, चलिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए। आगे चलिए, आगे चलिए। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं, कुल कितनी है, 52 वर्ण है। कितने हैं, 52। कैसे कैसे हैं, अगर आपको समझना है तो देखो, स्वर होते हैं गुरुजी कितने, स्वर होते हैं आपके 11। अच्छा, व्यंजन होते हैं, अच्छा व्यंजन नहीं लिखता हूं मैं, स्पर्श व्यंजन लिखता हूं। क्या लिखता हूं, स्पर्श। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। अच्छा जी, और अगर आगत व्यंजन के बारे में बात करी जाए, आगत व्यंजन कितने होते हैं, 2। उच्छिप्त व्यंजन गुरुजी, उच्छिप्त व्यंजन हो जाते हैं आपके 2। अंत्यस्थ व्यंजन कितने हो जाते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन हो जाते हैं 4। ऊष्म व्यंजन कितने हो जाते हैं गुरुजी, 4। संयुक्त व्यंजन कितने हो जाते हैं गुरुजी, संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं 4। जरा टोटल करना, कितना आ जाएगा भाई, टोटल करोगे तो 52 ही आएगा। कितना आएगा, 52 ही आएगा। 52 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 52। चलिए, तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। आगे चलिएगा, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखो, एक होता है ह्रस्व, क्या होता है, ह्रस्व। ह्रस्व अर्थात एक होता है दीर्घ, क्या होता है, दीर्घ। एक होता है प्लुप्त, क्या होता है, प्लुप्त। अगर, अच्छा रुको रुको, क्या होता है, प्लुप्त। अगर मैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त की बात करूं, देखना, ह्रस्व क्या होते हैं, दीर्घ क्या होते हैं, प्लुप्त क्या होते हैं। ह्रस्व जिनके उच्चारण में क्या है, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, क्या लगे, कम समय लगे। या फिर हम कह सकते हैं एक मात्रा वाले स्वर। कौन से होते हैं गुरुजी, 4 होते हैं। कौन से होते हैं, 4 होते हैं गुरु, पता चल गया। दीर्घ जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे। 2 गुना समय लगे, कितने होते हैं, 7 होते हैं। अच्छा, जिसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वर से 3 गुना या फिर ज्यादा समय लगता है, मतलब कई, जैसे हमको क्या करना है, अगर हमको किसी शब्द को लंबा खींचना है ना, तब इसका प्रयोग होगा। जैसे नाटक संवाद में इसका प्रयोग होता है। जैसे अगर मुझको कहना है राम, क्या कहना है मुझको, मुझको कहना है राम। तो राम को अगर मुझको लंबा खींचना है ना, जैसे राम, क्या है, राम। तो जैसे इसको मुझको लंबा खींच कर बोलना है, क्या, लंबा खींच कर बोलना है राम। क्या बोलना है, राम। क्या है, नाटक संवादों में होता है ना, हे राम, क्या है, हे राम। तो वहां पर इसका प्रयोग होता है। अच्छा जी, तो ये क्या है गुरुजी, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों है स्वर। क्या है, ये तीनों के तीनों स्वर है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छा, मात्रा किसको कहते हैं,
तो प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। क्या है? प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चलता हूं, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? सबसे पहले तो यही समझो, घोष। क्या है घोष? कई लोग इसको घोष कह देते हैं, कई लोग इसको सघोष कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सघोष। अच्छा गुरु, ये क्या होते हैं? घोष और सघोष क्या होता है? देखो, घोष अर्थात घोष और सघोष मतलब कंपन के साथ, कंपन के साथ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, क्या कहलाते हैं गुरुजी? घोष कहलाते हैं। घोष कहूं, सघोष कहूं? अच्छा, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा भाई? यहां पर देखना, चलिए देखना, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या हो जाता है? क्या हो? सघोष हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सघोष हो जाते हैं। साथ के साथ ये भी याद रखोगे कि सभी स्वर क्या है? सभी सभी स्वर भी क्या होते हैं गुरुजी? सभी स्वर भी होते हैं आपके सघोष या फिर घोष भी हम कह सकते हैं। चलेगा, देखो अगर मैं बात करूं घोष वर्ण कौन सा है? च छ। अगर च छा की बात करें तो चा वर्ग का दूसरा व्यंजन है। दूसरा तो गुरुजी क्या होता है? अघोष होता है, सघोष नहीं होता। क ख, चलिए ये भी नहीं होगा। ट ठ, ये तो पहला ही है, टा। अच्छा, च छ ज, गुरु तीसरा व्यंजन मिल गया चा वर्ग का। क्या हो जाएगा? तीसरा व्यंजन। और हमने पढ़ा है तीसरा, चौथा, पांचवा क्या हो जाएगा गुरुजी? घोष हो जाएगा, डी। जिन भी बच्चों ने डी दिया है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर कौन सा नहीं होगा? गुरुजी ने कितने बताए संयुक्त स्वर? चार बता दिए थे। चार बता दिए थे। कौन कौन से? यहां पर देखना, आ जमा ई, छोटी ए। आ जमा इसी छोटी ए का योग करता हूं तो बड़ी आई। क्या? बड़ी आई। आ जमा छोटा ऊ, छोटा ओ बन जाता है। और आ जमा इसी छोटे ओ का योग कर दूं, इसी छोटे ओ का, तो बन जाता है बड़ा आओ। क्या बन जाता है? बड़ा आओ। क्या हो जाएंगे ये सभी के सभी हो जाएंगे आपके संयुक्त स्वर। क्या हो जाएंगे? संयुक्त स्वर। गुरुजी देखना, संयुक्त स्वर नहीं है। देखो संयुक्त स्वर आपका ये है, ये है, ये नहीं है भाई, ये नहीं है, ये भी है। तो देखना यहाँ पर कौन सा नहीं होगा। हमसे नहीं पूछा गुरुजी, सी वाला नहीं होगा, क्योंकि ये तो मात्र दीर्घ स्वर है। मात्र दीर्घ स्वर, ये सभी दीर्घ स्वर है, ये सभी हैं, लेकिन इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? ऊ नहीं है। आगे चलिए, आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है? महाप्राण अर्थात जिनके उच्चारण में मुंह से अधिक वायु बाहर आती हो। क्या आती हो? अधिक अधिक वायु बाहर आती हो, क्या कहलाते हैं गुरुजी? महाप्राण। कौन कौन से वर्ण? दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाप्राण। अरे वाह, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखो, दूसरा और चौथा, और साथ के साथ क्या एक और चीज ऐड करनी है? ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म उस व्यंजन जो होते हैं महाप्राण कहलाते हैं। जैसे सीटी वाला सा हमने प्रयोग कर लिया, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा, हाथ से हा। ठीक है ना? देखो अगर आपको इनका उच्चारण स्थान नहीं पता है ना, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। देखो यहां से क्या है गुरुजी? महाप्राण, दूसरा चौथा। अच्छा जी देखिए, म, स और ध, थ, च, ड़, थ, छ, ड़। देखो यहां पर देखना, यहां पर का वर्ग का दूसरा व्यंजन क्या है? खा है। चा वर्ग का दूसरा व्यंजन छा है। और यहाँ पर टा वर्ग का दूसरा व्यंजन क्या है भाई? यहाँ पर है आपका ढ। क्या है? ठ। ठा से ठटेरा। तो जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा गुरुजी? सी वाला इसका एकदम से सटीक उत्तर बैठता है। चलिए देखो यहाँ पर क्या है? चा वर्ग आ गया, ये इसको हटाओ, इसको हटाओ भाई। देखो प फ ब भ म, इस ये पांचवा व्यंजन है, इसको भी हटाओ। अच्छा, द, त थ द, गुरुजी ये तो तीसरा व्यंजन है, इसको भी हटाओ। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। और देखो यहाँ पर या है, या भी नहीं होता। या तो क्या होता है? या होता है आपका महाप्राण नहीं होता, अल्प प्राण होता है। कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? आपको बताना इस क्वेश्चन का कौन सा सही उत्तर होगा। अमानक वर्ण पूछ लिया है, अमानक वर्ण के बारे में बताइएगा। अमानक वर्ण कौन सा होता है? चलिए अमानक वर्ण बताना है आपको। अमानक वर्ण देखिएगा, अब अमानक वर्ण की संज्ञा किसको दी जाती है? भाई कोई ऐसे वर्ण जो अब वर्णमाला में मान्य नहीं है, तो कौन सा है? देखो हालांकि ये सभी के सभी मान्य है, सभी के सभी मान्य है, क्योंकि सभी को हम वर्णमाला में पढ़ते हैं। ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसको नहीं पढ़ा जाता। लेकिन एक पुराने समय पर एक एक आपका वर्ण होता था कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से होता था, कुछ कुछ भाग की तरह वो दिखता था। किसकी तरह?
कुछ कुछ इस भा की तरह वो दिखता था, कुछ इस प्रकार से होता था। अच्छा, अब इसका प्रयोग हिंदी वर्णमाला में नहीं किया जाता है। अब इसका प्रयोग हिंदी वर्णमाला में हम नहीं करते हैं। अच्छा जी, देखिएगा, अगर मैं भा की बात करूं ना, किसकी बात करूं, अगर मैं भा की बात करूं, तो आयोग ने इसका सही उत्तर क्या मान लिया है, अभी के लिए भा मान लिया है। क्या मान लिया, भा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये क्या है, ये भी मान्य वर्ण है, क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं मानक वर्ण है। अच्छा जी, लेकिन आपको ज्यादा होशियार नहीं बनना है, कहीं इस प्रश्न का उत्तर ही ना करके आओ। आप क्या करोगे, भा करोगे, क्योंकि आयोग ने भा माना है। क्या माना, भा, क्योंकि वह इससे मिलता जुलता था तो भाई घोषित कर दिया। क्या कर दिया, भाई घोषित कर दिया। चलिएगा, आगे लेकर चलता हूं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अब आपको बताएं स्वरों की कुल संख्या कितनी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या होता है, जी हाँ भाई बिल्कुल सभी को बताना है इसका सही उत्तर। जी, अरे वाह, क्या बात है, वाह जी वाह। चलिएगा, तो क्या बताना है आपको कि मानक, अच्छा, स्वरों की संख्या। तो सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए स्वर होते क्या हैं, किसको स्वर की संज्ञा दी जाती है। देखो, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए, स्वतंत्र, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अच्छा, अब देखना यहां पर एक और पॉइंट, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए, किसकी सहायता से, स्वर की सहायता से किया जाए, वो क्या कहलाते हैं गुरुजी, वो कहलाते हैं व्यंजन। क्या कहलाते हैं, व्यंजन। अच्छा, ये चीजें क्लियर है, जी हाँ। तो यहां से देखना स्वर की संख्या, गुरु जिन भी बच्चों ने 11 दिया है ना, बिल्कुल सही है, आपका बहुत बहुत आभार। चलिएगा, देखिए, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तब आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। इसको स्कैन करते ही आप टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच जाओगे, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। से है, अच्छा देखो, तीनों से हैं, तीनों से हैं, और क्या है, एक है। ये व्यंजन क्या कहलाते हैं, देखिएगा। क्या पूछ लिया है हमसे, एक पूछा है सीटी वाला सा, एक पूछ लिया है षटकोण वाला सा, एक पूछा है सवाल वाला सा, और एक है हा। अच्छा, इनको क्या कहते हैं, हम इनको कह देते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कह देते हैं, ऊष्म व्यंजन, जिनके उच्चारण में मुंह से ऊष्मा बाहर आती है। अच्छा, यहां से एक और चीज छाप लो आप, कि सीटी वाले सा का उच्चारण स्थान क्या होता है गुरुजी, तालु होता है। षटकोण वाले सा का गुरुजी क्या होता है, मूर्धा होता है। और सवाल वाले सा का गुरुजी क्या होता है, दंत हो जाता है। और हा से हा का हो जाता है कंठ। क्या हो जाता है, कंठ द्वार। क्या हो जाता है, कंठ द्वार। अच्छा जी, देखो से क्या है भाई, ऊष्म संघर्षी, स्पर्शी, स्पर्श व्यंजन, प्रकंपी। देखो, ये हो जाएंगे ऊष्म संघर्षी या फिर ऊष्मीय वर्ण। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऊष्म संघर्षी, जिनके उच्चारण में मुंह से ऊष्मा बाहर आती है, ऊष्म संघर्षी। अच्छा देखो, यहाँ पर एक है प्रकंपी। प्रकंपी पूरी वर्णमाला में कौन सा होता है, रे होता है। रे गुरुजी कैसे, आप बोल कर देखो, रे, बोल कर देखो, रे। रे बोलने में आप प्रतीत करोगे, आपको महसूस होगा कि जो जिह्वा है ना उसका, उसमें कंपन महसूस होता है रे बोलने से। रे, क्या है, रे। गुरुजी क्या हो जाएगा, रे जो है ना आपका प्रकंपी हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन गुरुजी 25 होते हैं। चलिए पेन का कलर चेंज करते हैं, क्या कहते हैं, देखिए 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, कहां से, का से लेकर मा तक होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, याद रहेगा। अच्छा, स्पर्शी व्यंजन, अच्छा देखो, ये तो वही है, वही है भाई। चलिएगा, आगे लेकर चलता हूं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, पार्श्विक कौन सा व्यंजन है आपको बताना, का है, ला है, जा है, या है। चलिए, इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। चलिए, अब सबसे बड़ी बात तो ये है गुरु, पार्श्विक किसको कहते हैं, यही नहीं पता होता। पार्श्विक उसको कहा जाता है जिसके उच्चारण में जो जो मुंह के अंदर बनने वाली हवा है ना, वह अगल बगल से बाहर आ जाती है। जैसे आप बोल कर देखो, ला, क्या है, ला। तो ला जब आप बोलते हो ना, तो मुंह के अंदर जो हवा बनती है वह अगल बगल से बाहर आ जाती है, और जो जिह्वा होती है तालु को स्पर्श करती है। क्या है, ला। अच्छा, क, ल, झ, य, क्या होगा गुरुजी, ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ला, इसका एकदम से सही उत्तर होगा। आगे चलिएगा, देखिए, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, अब ये आपको बताना है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां, या स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, या फिर व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। अब आपको बताना है किन को अनुस्वार कहा जाता है।
देखो, ये क्वेश्चन आपके हवाले, आपको कहना है इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तब तक हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि आपको बताया जा चुका है। और ये क्वेश्चन किसी ने गलत किया ना, तो ऑनलाइन सजा के लिए बिल्कुल तैयार रहना। चलिएगा, आगे चलता हूं। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग किससे संबंधित है? अरे इसका भी बताओ भाई, इसका भी बताओ तुम ही लोग। महाप्राण मतलब दूसरा और चौथा। गुरुजी क्या है दूसरा और चौथा? क्या हो जाए गुरुजी? अगर इस प्रकार के गुरुजी प्रश्न आ गए ना हमारी शिफ्ट में, तो उनको फोड़ेंगे अच्छे से। क्या होता है दूसरा और चौथा? गुरुजी डी हो जाएगा। आगे चलिएगा, देखिए एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अब देखो, कई सारे लोग इसका उत्तर करते हैं अक्षर, और कई सारे लोग इसका उत्तर करते हैं शब्द। क्या करते हैं? शब्द। अच्छा, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? उसको तो हम क्या कह देंगे? हम उसको शब्द की संज्ञा देंगे, लेकिन शब्द अगर विकल्पों में ना हो ना, तब अक्षर कर देना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेगा, स्वर कितने होते हैं गुरुजी? 11 स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। चलिएगा, आगे चलते हैं। अच्छा, क्या पूछ रहा है? हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की हैं? हिंदी में जो ध्वनियां हैं कितने प्रकार की हैं? माफी चाहूंगा, तबीयत थोड़ी सी खराब है, कोई बात नहीं। चलिए, देखो, ध्वनियां ध्वनियां होती हैं दो प्रकार की, एक होती है स्वर, एक होती है व्यंजन। क्या होती है? व्यंजन। अच्छा गुरु, ध्वनियां तो दो ही प्रकार की हैं। अच्छा गुरुजी, हम एक और तो पढ़ते हैं अयोग वाह। क्या पढ़ते हैं? अयोग वाह। हाँ भाई, बिल्कुल पढ़ते हैं अयोग वाह, अलग से कैटेगरी पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक इसको अलग संज्ञा नहीं दी गई है। तो इसको अभी ऐसे ही पढ़ा जाता है अयोग वाह। ना तो स्वर होते हैं, ना व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है ये, एक होता है अंग, और एक होता है आहा। क्या होता है? आहा। चलिए, क्या हो जाएगा गुरुजी? इसका उत्तर हो जाएगा दो। क्या हो जाएगा? दो। अच्छा जी, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। याद रखिएगा, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं गुरुजी? वो तो कहलाते हैं स्वर। क्या कहलाते हैं? स्वर। अच्छा देखो, ये सभी चीज आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। सर्वनाम, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6। संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। उपसर्ग, उपसर्ग की अगर बात करूं तो गुरु संस्कृत के मूल उपसर्ग कितने होते हैं? 22। हिंदी के मूल उपसर्ग हैं गुरुजी 10। और गुरुजी उर्दू के उपसर्ग कितने हैं? उर्दू के हैं आपके 19। कितने? 19। आगे चलना, आगे चलिएगा। चलिए, काकल्य वर्ण कौन सा है? अब गुरुजी यहां से एक हमको नया शब्द मिला, काकल्य। क्या मिल गया? काकल्य। अब देखना, काकल्य कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। जिस भी वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ द्वार होता है, वह काकल्य होता है। अब देखना, कंठ द्वार किसका है? कंठ द्वार आप बोल कर देखो, सभी का, सभी को बोल कर देखो। या क्या है? या गुरु कंठ द्वार नहीं है। अच्छा, स गुरु जी नहीं है। अच्छा, ह, हाँ हाँ गुरु जी, जैसे ही मैंने हा बोला ना, तो मुझे लगा कि जो ध्वनि है, जो आवाज है, अंदर से आ रही है। ह, ह, तो गुरु जी क्या हो जाएगा? काकल्य व्यंजन हा हो जाएगा। अच्छा रणा। चलिए, अब आपको आगे बताना है। आगे बताइएगा क्वेश्चन नंबर अगले का उत्तर। चलिए, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जिनका जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म वायु आए, गर्म वायु बाहर आती है, क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। चलिएगा, देखो ऊष्म व्यंजन कौन सा होगा? माँ होगा, ला होगा, हा होगा, रा होगा। क्या प्रश्न है? ऊष्म व्यंजन। चलिए, ऊष्म व्यंजन गुरुजी हा हो जाएगा। हा क्या है? काकल्य भी है, याद रखिएगा। देखो ऊष्म व्यंजन, अच्छा, मुंह से गर्म वायु निकलती है, जैसे सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा, और एक और अपना प्यारा सा हा। क्या है? हा। चलिए, इसका उच्चारण स्थान गुरु तालु, इसका मूर्धा, इसका क्या होता है गुरुजी? दंत होता है। अच्छा, इसका होता है आपका कंठ द्वार। अभी अभी तो पढ़कर आए हैं, होता है कंठ द्वार। आगे चलिएगा, आगे चलना है भाई को। आगे देखिए, वह कौन सा व्यंजन है? वह कौन सा व्यंजन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वह जो है आपका, ये किस प्रकार का व्यंजन है? चलिएगा, वाह गुरुजी, ये तो मुझको लग रहा है अंत्यस्थ व्यंजन, क्योंकि अंत्यस्थ व्यंजन हम पढ़ते हैं ना, य, र, ल, वाह। तो वाह क्या हो जाएगा गुरुजी? अंत्यस्थ। अच्छा देखो, ऊष्म क्या है? ऊष्म। चलिए, ये तो सही है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं गुरुजी? सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा, और हा। अब देखना है। चलिए, महाप्राण, महाप्राण की बात करूं गुरु, दूसरा और चौथा होता है, साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन भी होते हैं। अघोष, अघोष गुरुजी पहला और दूसरा वर्ण होता है अघोष। क्या होता है? पहला और दूसरा वर्ण होता है अघोष। अच्छा,
चलिएगा आगे लेकर चलता हूं। अच्छा भाई, ये है आज का होमवर्क का प्रश्न जो कल आपको घर से कर कर लेकर आना है। कल सभी को इस प्रश्न को घर से कर कर लेकर आना है। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, को सुझाव हो कमेंट में बता देना। चलिए फिर मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आप सभी को।